अरे 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 गोपी, इतने गुस्से में क्यों काट रहे हो? अगर मेरा बस चले तो मैं इस जंगल को ही काट दूं। पता नहीं मेरी गरीबी कब खत्म होगी। हर रोज घर में ताने सुनो, औकात नहीं, बस की नहीं, बस यही सुनना है मुझे। तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा, नहीं तो मैं तुम्हारी जिंदगी ऐसे बर्बाद करूंगा कि खुद मौत भी भीख मांगेगी। रामपुर एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में रहता था गोपी, एक लकड़हारा। गोपी रोज जंगल जाता, लकड़ियां काट कर वहां से लाता और बाजार में बेच देता। माँ थी उसके पास, सावित्री, और था एक सच्चा दोस्त, किशन। बस इतना ही था उसका संसार। लेकिन कुछ महीनों से उस संसार में एक नाम और जुड़ गया था, कुसुम। कुसुम, अब ज्यादा दिन नहीं, जल्द ही हमारा विवाह हो जाएगा। इतने यकीन से कहते हो? हाँ, और क्यों ना कहूँ, मैंने ठान लिया है। लकड़ियाँ बेचूंगा और जमा करूंगा और फिर तुम्हारे घर वालों के सामने जाऊंगा। और अगर मना कर दिया तो मनाऊंगा, पर हार नहीं मानूंगा। थोड़ी देर चुप्पी रही। सोच कुसुम, माँ होगी, तू होगी और हम तीनों का एक छोटा सा घर। सुबह माँ चूल्हे पर रोटी बनाएगी, तू उसके पास बैठी होगी और मैं बाहर से आऊंगा तो दोनों की आवाज सुनकर मेरी सारी थकान उतर जाएगी। दोनों हंसे। उस जंगल की खामोशी में वो हंसी बहुत मीठी लगी। पास से हरिया गुजर रहा था, रामपुर का हरिया। उसकी नजर पड़ी गोपी और कुसुम पर। कुसुम, इस लकड़हारे गोपी के साथ मैं हमेशा कुसुम से विवाह करने की योजनाएं बनाता हूँ, और ये गोपी, ये साधारण सा लकड़हारा, ये मेरे रास्ते में आ जाता है। वो वहां से चल दिया, तेज कदमों से। मन में आग जल रही थी। देख लूंगा मैं तुम दोनों को। कुसुम सिर्फ मेरी होगी, सिर्फ मेरी। अगर गोपी रास्ते से हट जाए तो कुसुम सिर्फ मेरी होगी। फिर होठों पर एक टेढ़ी मुस्कान आई। हटाना पड़ेगा। इधर लता अपनी सहेली कुसुम का इंतजार कर रही थी। सेठ धनीचंद की बेटी, रामपुर की सबसे संपन्न लड़की। पर मन का हाल अलग था। जब से गोपी को देखा था, कुछ बदल गया था उसके भीतर। एक ऐसा लड़का जिसे उसने कभी पाने की उम्मीद नहीं की, फिर भी उसके सपनों में आ जाता था। कुसुम दौड़ती हुई आई। कुसुम, कितनी देर लगा दी? कब से खड़ी हूँ यहाँ? अरे बस थोड़ी देर हुई लता, चलना। चल, घर चल जल्दी, नहीं तो अम्मा की डांट पड़ेगी। हाँ हाँ, चलती हूँ, अभी चलती हूँ। दोनों चल दी। लता के कदम आगे बढ़ रहे थे, पर मन कहीं पीछे रह गया। लेकिन एक बात थी जो लता अपने दिल में ही छुपाए बैठी थी। वो भी गोपी से प्रेम करती थी। ये राज उसने कभी कुसुम को नहीं बताया। फिर लता ताने मारते हुए, कुसुम, तू हमेशा इतनी देर क्यों करती है? ठीक है ठीक है, तू तो जानती ही है, अगर मैं ज्यादा देर इस धूप में खड़ी रही ना तो तेरी तरह मेरी सुंदरता भी फीकी पड़ जाएगी। दोपहर का वक्त था। हरिया अपने घर के बाहर बैठा था। तभी गांव के मुखिया जी उधर से गुजरे और रुक गए। हरिया, सेठ धनीचंद जी ने बुलाया है तुम्हें, अभी हवेली पर जाओ। सेठ जी ने? ठीक है मुखिया जी, अभी जाता हूँ। मुखिया जी आगे बढ़ गए। हरिया हवेली की तरफ चल दिया, मन में सोचते हुए कि आखिर सेठ जी को उससे क्या काम पड़ गया। शाम के वक्त सेठ धनीचंद की हवेली का दरवाजा बंद था। हरिया अंदर बुलाया गया था। कहिए सेठ जी, कैसे याद किया? फिर धीरे से बोले, मुझे तुमसे एक काम करवाना है हरिया, पर ये बात इन्हीं चार दीवारों के बीच रहनी चाहिए। हरिया ने एक पल सोचा, फिर हल्का सा मुस्कुराया। अगर फायदा मेरा भी हो तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। दोनों की नजरें मिली। एक समझौता हो गया था, बिना किसी कागज के, बिना किसी गवाह के। शाम ढलने से पहले का वक्त था। गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था, जहां गोपी और कुसुम अक्सर मिलते थे। आज भी दोनों वहीं थे। कुसुम,
मैंने सोच लिया है, इस बार जो लकड़ियां बिकेंगी वो पैसे जमा करूंगा और फिर तुम्हारे घर वालों के सामने जाऊंगा। और अगर उन्होंने मना कर दिया? तो मनाऊंगा, पर कुसुम तुमसे विवाह करके ही मानूंगा, ये मेरा वादा है। कुसुम की आंखें भर आई। उसने नजरें झुका ली। मेरा भी वादा है गोपी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सिर्फ तुमसे विवाह करूंगी, सिर्फ तुमसे। कुछ दिन यूं ही बीत गए। गोपी रोज की तरह लकड़ियां काटता, बेचता और घर लौटता। जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। पर एक सुबह सब कुछ बदल गया। गोपी उठा तो देखा माँ चारपाई पर पड़ी है। चेहरा पीला, सांसें भारी, आंखें बंद। माँ, आंखें खोलिए माँ, माँ। सावित्री ने बमुश्किल आंखें खोली। गोपी बेटा। माँ, आप लेटी रहिए, मैं अभी वैद्य जी को बुला कर लाता हूँ। गोपी तेज कदमों से दौड़ा। देर नहीं लगाई। थोड़ी ही देर में वैद्य जी को साथ लेकर वापस आ गया। वैद्य जी ने सावित्री की नब्ज देखी, आंखें देखी, माथा छुआ, फिर उठकर एक तरफ हो गए। गोपी, तुम्हारी माता की हालत ठीक नहीं है। इलाज हो सकता है, पर इसके लिए बहुत धन की आवश्यकता होगी। कितना धन वैद्य जी? कम से कम 100 स्वर्ण मुद्राएं लगेंगी। गोपी के पैरों तले जमीन खिसक गई। 100 स्वर्ण मुद्राएं? वैद्य जी, मैं तो महीने भर लकड़ियां काटकर मुश्किल से 1-2 मुद्राएं जमा कर पाता हूँ, इतना धन कहाँ से लाऊंगा? देखो बेटा, मैं तो सच बता रहा हूँ, जितनी जल्दी बंदोबस्त करोगे उतना अच्छा होगा। देरी हुई तो शायद मैं भी कुछ ना कर पाऊं। वैद्य जी चले गए। गोपी वही खड़ा रहा, एकदम चुप। फिर वो माँ के पास आया। माँ, आप चिंता मत करो, मैं धन का बंदोबस्त करूंगा, कहीं से भी करूंगा, पर आपका इलाज जरूर होगा, ये मेरा वादा है आपसे। बेटा तू इतना बोझ मत उठा। माँ, आप बस ठीक हो जाइए, बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। उस रात गोपी सोया नहीं। बाहर अंधेरा था और भीतर भी। सुबह होते ही गोपी घर से निकल पड़ा। मन में बस एक ही बात, कहीं से धन का बंदोबस्त करना है। कहाँ जाए, किससे मांगे, कुछ सूझ नहीं रहा था। तभी सामने से गंगा काकी आती दिखी। गोपी, क्या हुआ बेटा? चेहरा देख तेरा, रात भर सोया नहीं क्या? सावित्री की तबीयत का सुना मैंने, वही बात है ना? गोपी कुछ बोल नहीं पाया। गोपी, जब तेरे पिता गए तू बहुत छोटा था, पर तेरी माँ ने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। सुबह अंधेरे में उठती, लकड़ियां बेचती और शाम को तेरे लिए रोटी बनाती। कभी भूखा नहीं सोने दिया तुझे। जानता हूँ काकी। एक बार मैंने खुद पूछा था सावित्री से, इतनी तकलीफ है, टूटती नहीं कभी? तो बोली, गंगा, रोऊंगी तो गोपी क्या सीखेगा? मैं टूटी तो वो भी टूट जाएगा। काकी, वैद्य जी ने 100 स्वर्ण मुद्राएं मांगी हैं, लेकिन मेरे पास तो। घबरा मत बेटा, जो माँ ने तेरे लिए किया अब उसका वक्त है, हिम्मत मत हारना। गोपी उठा, आंखें पोंछी और गंगा काकी के पैर छुए। खुश रह बेटा। गोपी आगे बढ़ गया। कदमों में पहले से थोड़ी ताकत थी, पर रास्ता अभी लंबा था। गोपी अभी रास्ते में ही था कि सामने से हरिया आता दिखा। अरे गोपी भाई, मैंने सुना है तुम्हारी माताजी की तबीयत बहुत गंभीर है, सच है क्या? हाँ हरिया भाई, वैद्य जी ने 100 स्वर्ण मुद्राएं मांगी हैं, समझ नहीं आ रहा कहाँ से लाऊं। अरे तुम चिंता क्यों करते हो भाई, मैं हूँ ना, तुम्हारी मदद करूँगा मैं। तुम? हरिया भाई, उस दिन मैंने आपको बहुत डांट फटकार लगाई थी, बुरा तो नहीं लगा आपको? अरे छोड़ो वो सब, वो बात अलग थी। अभी बात तुम्हारी माँ के इलाज की है, इसमें पीछे कैसे हट सकता हूँ? तुम्हारी जरूर मदद करूँगा। सच में हरिया भाई, तुम बहुत अच्छे हो। हरिया मुस्कुराया, पर वो मुस्कान दिल से नहीं थी। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें सेठ धनीचंद जी के पास लेकर चलता हूँ। लता के पिताजी हैं, समझे?
वो 100 स्वर्ण मुद्राओं का बंदोबस्त कर देंगे। सेठ जी, पर वो मेरे जैसे लकड़हारे की मदद ही क्यों करेंगे? करेंगे, पर एक शर्त है। कैसी शर्त? तुम्हें लता से विवाह करना होगा, तभी 100 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। क्या? लेकिन हरिया भाई, लेकिन मैं... लेकिन वेकिन कुछ नहीं गोपी। हाँ बोलना है तो बोलो, नहीं तो मैं चलता हूँ, मुझे और भी काम है। पर भाई, मैं कुसुम से प्रेम करता हूँ। हमने एक दूसरे से वादा किया है, मैं उसे कैसे... कुसुम? जाओ कुसुम के पास, मांग लो उससे स्वर्ण मुद्राएं, देगी वो। एक लकड़हारे की बेटी है, कहाँ से देगी? गोपी चुप हो गया। हरिया की बात चुभी, पर झूठ भी नहीं थी। कुसुम के पास इतना धन कहाँ था? हरिया ने देखा कि गोपी सोच में पड़ गया है, थोड़ा नरम पड़ा। देखो गोपी भाई, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। सोचो, एक तरफ तुम्हारी माँ है जो जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है, दूसरी तरफ एक वादा है। अब तुम खुद तय करो, माँ को बचाना है या प्रेम निभाना है, फैसला तुम्हारा है। गोपी के मन में जैसे तूफान आ गया। माँ का चेहरा याद आया, चारपाई पर पड़ी कमजोर सांसें लेती हुई, और कुसुम का चेहरा याद आया, पीपल के पेड़ के नीचे किया हुआ वादा। दोनों एक साथ नहीं हो सकते थे। आंखें भर आईं, गला रुंध गया। ठीक है हरिया भाई, जैसा तुम कहो। हरिया के चेहरे पर एक जीत की मुस्कान आई। गोपी वहीं खड़ा था, शरीर से वहां था, पर मन कहीं और चला गया था। उस पल उसे नहीं पता था कि उसने जो हाँ कहा है वो किसी की चाल का हिस्सा था, एक ऐसी चाल जो बहुत पहले से बुनी जा रही थी। विवाह से पहले गोपी एक बार कुसुम से मिलने गया। कुसुम पीपल के पेड़ के पास खड़ी थी। गोपी को देखते ही हंसी आई, पर उसका चेहरा देखकर हंसी रुक गई। गोपी, क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? कुसुम, मुझे माफ कर दे। माफी? किस बात की? सीधे बताओ। माँ बहुत बीमार थी, 100 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए थी, कोई रास्ता नहीं था। सेठ धनीचंद ने मदद की, पर उसकी एक शर्त थी, लता से विवाह। कुसुम जैसे पत्थर हो गईं। माँ सामने मर रही थी। कुसुम, मैं क्या करता? तू चाहे तो बुरा भला कह दे, पर सुन, मैंने धोखा नहीं दिया, मेरी मजबूरी थी। कुसुम ने आंसू पोंछे और टूटी हुई आवाज में बोली, तुमने गलत नहीं किया, माँ को बचाना था, बचाया, पर मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। गोपी के पास कोई जवाब नहीं था। वो चुपचाप चला गया, पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि देखता तो शायद रुक जाता। गोपी सेठ धनीचंद की हवेली पर गया, 100 स्वर्ण मुद्राएं ली और सीधे वैद्य जी के पास दौड़ा। इलाज शुरू हुआ। और एक सुबह सावित्री ने आंखें खोली, पहले से बेहतर। जब हरिया को खबर मिली तो वो गोपी के घर आया। गोपी भाई, तुमने सही वक्त पर सही फैसला लिया, माँ भी बच गई और जिंदगी भी संवर गई। बुद्धिमानी यही होती है। गोपी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्के से सिर हिला दिया। कुछ दिन बाद लता और गोपी का विवाह हो गया। सेठ धनीचंद ने धूमधाम से विवाह कराया। हवेली सजी थी, लोग आए थे, सब कुछ था, पर गोपी के चेहरे पर वो खुशी नहीं थी जो किसी दूल्हे के चेहरे पर होनी चाहिए। विवाह के बाद गोपी ने एक बात तय कर ली थी, जो हो गया सो हो गया। लता का कोई दोष नहीं था इसमें, वो एक निर्दोष लड़की थी, तो चाहे मन में जो भी हो, लता के साथ वो हमेशा अच्छे से पेश आएगा, और उसने वही किया। लता को कभी एहसास नहीं होने दिया कि उसके मन में कुछ और है। लता देखती थी ये सब और मन ही मन खुश होती थी। तुम बहुत अच्छे हो गोपी। तुम मेरी पत्नी हो लता, तुम्हारा ख्याल रखना मेरा फर्ज है। लता मुस्कुरा दी, पर गोपी रात को जब अकेला होता तो एक चेहरा आंखों के सामने आ जाता था, एक वादा याद आ जाता था। विवाह के कुछ दिन तो ठीक से बीते, पर धीरे धीरे लता को समझ आने लगा कि यहाँ जिंदगी वैसी नहीं है
जैसी वो सोचती थी। सेठ की बेटी थी, हवेली में पली थी और यहाँ एक छोटा सा घर था, सादा खाना था और सुबह से शाम तक तंगी थी। एक शाम गोपी घर लौटा तो लता चुप बैठी थी। क्या हुआ लता, ठीक हो? गोपी, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, सच में करती हूँ, पर हर रोज इस तंगी में जीना अब मुझसे सहा नहीं जाता। मैं समझता हूँ लता, पर मेरे पास जो है उसी में गुजारा करना होगा। पर क्यों? पिताजी का इतना बड़ा कारोबार है, चले जाओ उनके पास, उनका व्यापार देख लो, कम से कम इज्जत से जिएंगे। लता, मुझे उस कारोबार का ज्ञान नहीं है, जो काम आता है वही करूँगा। झूठी शान के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। लता को जवाब पसंद नहीं आया, पर उस रात कुछ नहीं बोला। अगली सुबह गोपी जल्दी उठा, कुल्हाड़ी उठाई और जंगल की तरफ चल दिया, जैसे रोज जाता था। लता ने देखा और भौहें तन गईं। फिर जंगल, तुम्हें कोई और काम नहीं आता? नहीं आता। तो कम से कम पिताजी का कारोबार ही देख लो, इतना बड़ा व्यापार है, हाथ बटाओ उनका। लता, मैंने कहा ना, जो काम जानता हूँ वही करूँगा। उस व्यापार का मुझे ज्ञान नहीं है और बिना ज्ञान के हाथ डालना ठीक नहीं होता। तो जाओ फिर, जाकर लकड़ियाँ ही काटो। गोपी कुछ नहीं बोला, चुपचाप चला गया और यही सिलसिला हर रोज का हो गया। सुबह गोपी उठता, कुल्हाड़ी उठाता और जंगल चला जाता, लकड़ियां काटता, बाजार में बेचता, जो 2-4 मुद्राएं मिलती उनसे घर का गुजारा चलाता और शाम को थका हारा लौट आता। लता की शिकायतें थीं, ताने थे, पर गोपी ने कभी जवाब नहीं दिया। दिन बीतते गए, घर की जरूरतें बढ़ती रहीं और गोपी की कमाई उतनी ही रही। कभी अनाज कम पड़ जाता, कभी कपड़े फटे रहते। लता इन सब चीजों की आदी नहीं थी और धीरे धीरे उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। एक शाम गोपी घर लौटा तो लता दरवाजे पर ही खड़ी थी, चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। सुनते हो, आज बाजार से थोड़ा तेल लाना था, बस इतनी सी बात, वो भी नहीं हो पाई। आज लकड़ियाँ कम बिकी हैं, कल ले आऊंगा। कल कल कल, हर बात में कल। इस घर में कुछ भी ढंग से नहीं होता। सावित्री पास में बैठी थी। उन्होंने धीरे से कहा, बहू ऐसा नहीं बोलते, धीरज रखो। क्यों ना बोलूं माँ जी, कब तक चुप रहूं? मैं सेठ की बेटी हूँ, वहाँ क्या कमी थी मुझे? नौकर थे, हवेली थी, हर चीज थी, और यहाँ एक छोटी सी चीज के लिए भी 10 बार सोचना पड़ता है। बहू, गोपी मेहनत करता है। कौन सी मेहनत माँ जी? जंगल में जाओ, लकड़ियाँ काटो, बाजार में बेचो, यही मेहनत है। इससे घर नहीं चलता, इससे जिंदगी नहीं चलती। गोपी चुपचाप सुन रहा था, कुछ नहीं बोला। लता और भड़क गई। और तुम चुप क्यों हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? देखो अपने आप को, एक लकड़हारे हो, लकड़हारे ही रहोगे। तुमने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। लता, मत बोलो मुझे, सच में तुमसे विवाह करके बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। पता नहीं क्या समझकर हाँ कर दी। न ढंग का काम, न ढंग का घर, न ढंग की जिंदगी। पिताजी ने इतना बड़ा घर दिया था और मैं यहाँ एक पैसे को तरस रही हूँ। पड़ोसन के घर में देखो, उसके पास कितना कुछ है, और मेरे घर में फटे कपड़े, अधूरा खाना और रोज की तंगी। लता, मैं जो हूँ वो तुम्हें पहले से ही पता था। हाँ पता था, इसलिए तो गलती हुई। काश उस दिन हाँ ना कहा होता। कमरे में सन्नाटा छा गया। सावित्री ने आंखें बंद कर ली। गोपी ने एक नजर लता को देखा, फिर चुपचाप बाहर चला गया। गोपी से रहा नहीं गया। लता की बातें कानों में गूंज रही थीं। बिना कुछ बोले घर से निकल गया और सीधे जंगल की तरफ चल दिया। क्या करूं मैं आखिर? दिन रात मेहनत करता हूँ, हाथ में छाले पड़ जाते हैं, और सुनने को क्या मिलता है? यही कि जिंदगी बर्बाद कर दी, नर्क बना दिया।
न कुसुम मिली, न चैन मिला। माँ के लिए सब किया और बदले में मुझे क्या मिला? रोज के ताने। जंगल में पहुंचकर उसने कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ पर वार करने लगा, गुस्से में, एक के बाद एक, जैसे लकड़ियां नहीं काट रहा, अपनी तकलीफ काट रहा हो। तभी पीछे से आवाज आई, अरे गोपी, क्या हो गया भाई? इतने गुस्से में क्यों काट रहा है? क्या करूं भाई, अपनी पत्नी की आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पाता। रोज घर में यही सुनना पड़ता है। यार, तूने विवाह भी तो एक व्यापारी की बेटी से की है। उसकी जरूरतें कैसे पूरी कर पाएगा इस कमाई में? यही तो समस्या है किशन। अच्छा सुन, आराम से काट पहले। गुस्से में कुल्हाड़ी चलाएगा तो कहीं पैर पर पड़ेगी, और वैसे भी गुस्सा हो जाने से कुछ ठीक नहीं हो जाएगा। धीरे धीरे सब ठीक होगा, चिंता मत कर। यही सोचकर तो कई दिनों से काट रहा हूँ भाई कि सब ठीक होगा, पर पता नहीं क्यों और बिगड़ जाता है। किशन चुप हो गया। गोपी बैठ गया जमीन पर। पहले कुसुम से विवाह करने की सोचता था, कुछ ना हो पाया। फिर माँ की तबीयत की वजह से लता से विवाह करना पड़ा। माँ ठीक हो गई, यही बहुत है। पर किशन, मुझे हमेशा ताना ही सहना पड़ता है। न जाने मेरे नसीब में चैन है भी या नहीं। किशन ने कोई बड़ी बात नहीं कही, बस उसके कंधे पर हाथ रखा। चल, बहुत हो गई बातें, लकड़ियां काट। और वैसे भी आज बाजार में अच्छे दाम मिलेंगे। चल चलते हैं यहाँ से। हाँ भाई, चल। दोनों काम में लग गए। बातें बंद हो गईं, बस कुल्हाड़ी चलती रही। लकड़ियां काटकर बाजार की ओर चल दिए। उस दिन बाजार में लकड़ियां अच्छे दाम पर बिकी। गोपी के चेहरे पर कई दिनों बाद एक हल्की सी मुस्कान आई। मुट्ठी में मुद्राएं थीं और मन में थोड़ी राहत। खुशी मन से घर की तरफ चल दिया। उस दिन कुसुम तालाब से पानी भरकर घर लौट रही थी। सिर पर घड़ा, मन में न जाने क्या क्या। गोपी की याद आती थी, पर क्या करती? जो हो गया सो हो गया। तभी रास्ते में हरिया सामने आ गया। हट जाओ रास्ते से हरिया। बस एक बात कहनी थी। कोई बात नहीं सुननी मुझे। सुनो कुसुम, जिसे तुम चाहती थी उसने तो तुम्हें छोड़कर किसी और से विवाह कर लिया। अब वो लता का पति है। तुम्हारे लिए उसके पास कुछ नहीं है, तो क्यों उसकी याद में अपनी जिंदगी बर्बाद करती हो? मुझसे विवाह कर लो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। कुसुम ने एक पल भी नहीं सोचा। हरिया, न आज न कल न कभी। मेरा जवाब हमेशा ना रहेगा। रास्ते से हट जाओ। हरिया का चेहरा बदल गया, मुस्कान गायब हो गई। ठीक है कुसुम, पर याद रखना, इस ना का अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तुम दोनों को कहीं का नहीं छोड़ूंगा मैं। कुसुम घबरा गई, घड़ा हाथ में कांपने लगा। तभी पीछे से आवाज आई, हरिया। हरिया ने पलट कर देखा। गोपी सामने खड़ा था। आंखों में गुस्सा था, पर आवाज बिल्कुल शांत थी। हरिया, एक लड़की को धमकी देते हुए तुझे शर्म नहीं आती? दूर हट जा उससे, वरना अच्छा नहीं होगा। अरे वाह गोपी, तू मुझे धमकी देगा? मुझे? भूल मत, जब कोई तेरी मदद करने को तैयार नहीं था, तब मैंने ही तेरा हाथ थामा था। तेरी माँ उस वक्त मर रही थी, मैंने ही उसे बचाया था। उस मदद का एहसान ऐसे जता रहा है तू? एहसान नहीं, सच बता रहा हूँ। और सुन ध्यान से, वो सब मेरी चाल थी। एक एक कदम सोच समझ कर चला था मैंने। सेठ धनीचंद से मिलकर सब तय किया था। मैं यही चाहता था कि लता से तेरा विवाह हो जाए और कुसुम का रास्ता मेरे लिए खुल जाए। और तू समझ रहा था कि मैं तेरा दोस्त हूँ। गोपी जैसे पत्थर हो गया। एक पल के लिए कुछ सूझा नहीं, फिर धीरे धीरे सब समझ आया। हरिया का अचानक मदद के लिए आना, सेठ धनीचंद का प्रस्ताव, सब कुछ इतना आसान लगना, ये सब एक जाल था और वो उसमें फंस गया था। तूने मेरी माँ की बीमारी को भी अपनी चाल में इस्तेमाल किया। तू इंसान है या? जो भी हूँ, काम तो तेरा कर दिया ना। अब तू अपनी लता के पास जा यहाँ से।
और कुसुम? पलटकर कुसुम की तरफ देखा। बताओ कुसुम, अब भी सोचती हो तो बताओ, मुझसे विवाह करोगी या नहीं? नहीं, कभी नहीं हरिया, चाहे कुछ भी हो जाए। तुझसे विवाह करना तो दूर, तेरी परछाई भी नहीं चाहिए मुझे। चला जाए यहाँ से। अच्छा, बहुत हिम्मत है तुझमें। हाँ है। और सुन हरिया, एक कदम और बढ़ाया तो महाराज के दरबार में ले जाऊंगी तुझे, कारागार में बंद करवा दूंगी, समझा? हरिया रुक गया। कुसुम की आंखों में डर नहीं था और यही बात उसे सबसे ज्यादा चुभी। फिर बिना कुछ बोले वहां से चला गया। गोपी वहीं खड़ा रहा। मन में गुस्सा था, दर्द था और एक सच था जो अभी अभी सामने आया था। हरिया वहां से सीधे लता के पास गया, सारी बात बता दी, कुसुम, गोपी, सब कुछ। लता का चेहरा सुनते सुनते बदलता गया और जब हरिया खत्म हुआ फिर दोनों साथ चल दिए। कुसुम अभी वहीं खड़ी थी। लता को देखते ही समझ गई कि हरिया ने क्या किया। कुसुम, तू मेरी सहेली है या दुश्मन? तूने मेरे साथ विश्वासघात किया। नहीं लता, तुम गलत समझ रही हो। क्या गलत समझ रही हूँ मैं? उस दिन जब मैंने तुझे बताया था कि गोपी से मेरा विवाह हो रहा है, उस दिन भी तेरे चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। मैंने देखा था, पर उस वक्त कुछ नहीं बोली। लता सुनो। नहीं सुनना मुझे। फिर पलटकर गोपी की तरफ देखा। और गोपी, तुमसे विवाह करके मैंने सच में बहुत बड़ी गलती की। न तुम मुझसे ढंग से प्रेम कर पाए, न मेरी जरूरतें पूरी कर पाए। मुझे लगा था कि विवाह के बाद किस्मत बदलेगी, पर तुम लकड़हारे के लकड़हारे ही रहे। लता, क्या मैंने कभी तुम्हारे साथ कोई बेईमानी की है? बताओ। मानती हूँ, तुमने मेरा ख्याल रखा, देखभाल की, पर गोपी, ख्याल रखने से घर नहीं चलता। उसके लिए धन चाहिए और वो तुम्हारे पास कभी नहीं होगा। लता, बस, आज के बाद हमारा रिश्ता खत्म। तुम्हारे घर में रहने से तो अच्छा था अपने पिता के घर ही रहती, कम से कम चैन तो था। उसी वक्त पीछे से सावित्री आ गई। सब सुन चुकी थी। बहू रुको, गुस्से में लिया फैसला हमेशा दुखदाई होता है। आज जो मन में आ रहा है वो कल पछतावा बन जाता है। ऐसे मत बोलो बहू। सावित्री ने बहू को रोकने की कोशिश की। माँ, इसे बोलने दीजिए, देखता हूँ क्या बोलती है। ठीक है, सुन लो, आज के बाद मैं इस घर में कभी नहीं आऊंगी। जा, इसी कुसुम से विवाह कर लेना। यही चाहते थे ना तुम? और रही बात, मुझे पता था कि तुम कुसुम से प्रेम करते हो, फिर भी मैंने तुमसे विवाह किया। सोचा था शायद सब ठीक हो जाएगा, पर तुम अपनी गरीबी से बाहर निकलना ही नहीं चाहते हो। बस लकड़ियां काटो और जीते रहो, यही है तुम्हारी जिंदगी। लता, और एक बात, मेरे पिताजी ने तुमसे विवाह करने से मना किया था। उन्होंने नहीं चाहा था ये रिश्ता। जितनी भी योजनाएं थी वो मेरे पिताजी की नहीं थी, वो सब मेरी थी। मैंने खुद रचा था ये सब। सन्नाटा छा गया। सावित्री की आंखें भर आईं। कुसुम ने नजरें झुका ली। लता ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और वहां से चली गई। सावित्री ने बहुत समझाया, पर लता के कदम नहीं रुके। हरिया भी चुपचाप वहां से खिसक गया और गोपी वहीं खड़ा रहा। लता के जाने के कुछ समय बाद गोपी ने कुसुम से विवाह कर लिया। कोई धूमधाम नहीं थी, बस एक छोटा सा घर, एक सच्चा प्रेम और सावित्री का आशीर्वाद। धीरे धीरे गोपी सोचा, बस लकड़ियां बेचने से आगे क्यों न जाएं? उसने छोटा सा लकड़ी का व्यापार शुरू किया। किशन ने साथ दिया, कुसुम ने हिम्मत दी और वक्त के साथ वो व्यापार बढ़ता गया। घर में पहले जो तंगी थी वो धीरे धीरे खत्म होने लगी। उधर से धनीचंद का हाल बिल्कुल उल्टा था। एक के बाद एक व्यापार डूबता गया तो बचा था बस एक घर। तभी एक दिन हरिया आया। सेठ जी, आपका हाल देखकर दिल दुखता है। आप चाहे तो मैं आपका सारा व्यापार फिर से खड़ा कर सकता हूँ। बस एक छोटी सी बात है। क्या बात है हरिया, बताओ। ये घर मेरे नाम कर दीजिए और मैं
इसकी अच्छे दाम पर नीलामी करके आपको ढेर सारा धन दूंगा, जिससे आपका व्यापार वापस खड़ा हो जाएगा। सेठ धनीचंद ने एक पल सोचा भी नहीं। डूबते को तिनके का सहारा था। उन्होंने उसी वक्त घर हरिया के नाम कर दिया। कागज पर दस्तखत होते ही हरिया का चेहरा बदल गया। अब यहाँ से निकल जाइए सेठ जी, ये मेरा घर है और अगर खुद नहीं गए तो धक्के मार के निकाल दूंगा आपको। क्या हरिया, ये क्या कह रहे हो तुम? व्यापार का क्या हुआ? कौन सा व्यापार सेठ जी? मैंने कोई व्यापार नहीं बचाना था, घर चाहिए था आपका, वो भी मुझे मिल गया। सेठ धनीचंद के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस इंसान पर भरोसा किया उसी ने पीठ में छुरा घोंपा। अब न हवेली थी, न व्यापार था, न कोई सहारा। सब कुछ एक पल में खत्म हो गया था। और आज वही गोपी धनवान था, खुश था, और लता बेघर थी। मैंने क्या कर दिया? जिसने कभी मुझसे बेईमानी नहीं की, जिसने हमेशा मेरा ख्याल रखा, उसे मैंने क्या क्या नहीं कहा। और आज काश मैंने उस दिन इतनी जल्दीबाजी नहीं की होती। काश एक बार सावित्री माँ की बात मान ली होती। आंसू रुके नहीं। लता ने मुंह पर हाथ रख लिया और उसके पास कुछ रह गया तो वो केवल पछतावा। जब गोपी को सारी बात पता चली तो वो सीधे सेठ धनीचंद के पास गया। सेठ जी, भले ही आपने मेरे साथ षड्यंत्र किया, पर आपने उस वक्त मेरी माँ की जान भी बचाई थी, तो ये मेरा फर्ज है कि मैं भी आपकी मदद करूं। सेठ धनीचंद की आंखें भर आईं। गोपी ने महाराज के दरबार में हरिया की सारी करतूतें उजागर कर दी। महाराज ने सब सुना और हरिया को कारागार भेज दिया। सेठ धनीचंद का घर उन्हें वापस मिल गए। उस दिन गोपी ने बुराई का बदला भलाई से दिया।